दोस्तों, अभी हमने फार्मा डिस्ट्रेस पे एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो से इतर ये एक दूसरा वीडियो है फार्मा डिस्ट्रेस पर। एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने, तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें और ऐसी लगी कि जिसको हमें शेयर करना चाहिए और इस बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। अब देखिए, फार्मा डिस्ट्रेस या किसान संकट जो है वो आपके या मेरे लिए हो सकता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ आ जाएँ। आपके लिए हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल जाएँ। सरकार के लिए हो सकता है कि उसको वोट मिल जाए। किसी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हो सकता है कि उसकी डॉक्यूमेंट्री अच्छी जगह पे क्या होता है लिस्टेड हो जाए, उसको कुछ अवार्ड मिल जाए। बट बियॉन्ड दिस, क्या ये फार्मा डिस्ट्रेस के बारे में सिर्फ एक निबंध लिखने जैसी चीज़ है? बस क्या ये जैसे महिलाओं की स्थिति, उस पर इंसान कितना अच्छा निबंध लिख सकता है, पर जितना अच्छा उसका हम कंक्लूज़न लिखते हैं, क्या वैसी रियलिटी कभी आ पाएगी? क्या उस रियलिटी की ओर कुछ काम हो रहा है कि जो हम चाहते हैं, जो हम उसमें लिखते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट, वुमन फ्रीडम और ब्ला ब्ला जितनी चीज़ें लिखते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें सच में लागू हो पाएंगी? और हो पाएंगी तो कब तक? हमारे जीते जी तो शायद नहीं, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फार्मर डिस्ट्रेस भी एक ऐसा ही मुद्दा है। तो इसमें एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें महाराष्ट्र में जो किसान हैं उनके जो भी आत्महत्या वाले मामले आए उसके बारे में चीज़ें पता चली थी, तो इसलिए मैंने सोचा इसको बनाते हैं। अब ये वीडियो जो है, इसमें जो डेटा होगा, चीज़ें होंगी, वो महाराष्ट्र पे बेस्ड है, ठीक है। लेकिन लगभग लगभग देश के हर किसान की वही स्थिति है। जो गन्ना उगा रहा है वो भी किसान वैसे ही परेशान है जैसे कोई सोयाबीन या कपास उगा रहा है। तो कोई बहुत अलग चीज़ नहीं होगा, सेम होगा, ज्योग्राफी अलग होगी लेकिन हालात सेम होंगे। तो देखिए क्या हुआ कि किसानों की आत्महत्या के जो मामले थे जनवरी से मार्च 2025 में, उसका महाराष्ट्र सरकार का डेटा आया। इसमें कहा गया कि 767 किसानों ने जो है क्या किया, आत्मदाह किया। ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि ये तो डेटा है जो पता चला, जो रजिस्टर्ड हो, ठीक है। और ऐसे कितने, मतलब इसको आप 10 गुना कर दो, आप सिंपल सा है, इतना तो आप मान के ही चलो कि इसका 10 गुना ही कर दो आप, जो आपको भी दिख रहा है। लेकिन जो उन्होंने डेटा दिया वो ये दिया, और ये सिर्फ 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, इस 3 महीने में ये हालत है। फिर इसके बाद इस मतलब महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली मराठवाड़ा जो एरिया है, ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे मैप में कि कौन सा एरिया मराठवाड़ा है। तो ये वाला जो एरिया है, इस पे ज़्यादातर किसानों ने इस क्षेत्र के, मतलब 767 में से 269 तो सिर्फ यहीं से थे, ठीक है। जो कि इसका लगभग लगभग कितना परसेंट मान लीजिए आप, 40% के आसपास, 30 से 40% के आसपास बन रहा है। तो आखिर यहाँ ऐसा क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से इतने ज़्यादा फार्मर सुसाइड हो रहे हैं, या फिर और क्या घटनाएं हुई, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ की जो ज्योग्राफी है वो कुछ ऐसी है कि जो गोदावरी नदी है और जो भीमा नदी है, जो यहाँ से क्रॉस करती है, तो ये जो मराठवाड़ा एरिया है ये समुद्र तल से लगभग लगभग 800 फीट ऊंचा है। और देखिए, ये ऊंचा होने के कारण मतलब देखिए, ये नदी यहाँ से निकल गई, अब ये एरिया ऊंचा है तो यहाँ तक तो नदी आ ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। इसका स्लोप यहीं साइड है, और गोदावरी नदी जो है वो भी यहाँ से गुजर रही है, लेकिन वो सिर्फ इतने एरिया को ही पानी दे पा रही है, बाकी एरिया को नहीं मिल पा रहा है। तो एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो अछूता रह जाता है पानी के अभाव में। और वर्षा मान लीजिए 2025 में, मान लेते हैं 2025 में वर्षा हुई, अच्छी खासी वर्षा हुई, ठीक है। फिर 2026 में क्या होगा, नहीं होगी। 27 में क्या होगा, ड्रॉट पड़ेगा, ठीक है। 28 में क्या होगा, इतनी अतिवृष्टि होगी कि वाटर लॉक सिचुएशन आ जाएगी, जो फसल है वो खेत में ही डूब जाएगी, पानी में ही डूब जाएगी। तो ये एक जोग्राफिकल प्रॉब्लम तो मैंने एक ये बताई।
कौन सी एलिवेट जो इसका समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है तो भीमा नदी उधर तक पहुंच नहीं पाती और गोदावरी नदी पूरा कवर नहीं कर पाती। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है कि देखिए हमने स्वामी मतलब एक समस्या हमने समझी क्या है, ज्योग्राफिकल। अच्छा, अब देखिए जो स्वामीनाथन थे, कौन, MS स्वामीनाथन, उनको तो हमने ढेर सारे अवार्ड दे दिए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, सब ढेर सारे अवार्ड दे दिए। पर उन्होंने 1963-65 के आसपास एक फार्मूला दिया था कि इस फार्मूले के हिसाब से भाई क्या करो, जो है MSP डिसाइड करो। कैसे कि जितना प्रोडक्शन हुआ है, जितना प्रोडक्शन कॉस्ट आया है वो प्लस 50% एक्स्ट्रा, इतना दो किसान को। तो ये तो अभी तक लागू ही नहीं हुआ है। ठीक, अब मसला ये है कि एक मतलब इस मराठवाड़ा क्षेत्र में क्या बोया जाता है, सोयाबीन अच्छा खासा बोया जाता है। अब हो ये रहा है कि 2024-25 में सोयाबीन की जो फसल थी उसका MSP 4,892 रुपये प्रति क्विंटल डिसाइड हुआ। मतलब कि 100 किलो का रेट कितना होगा, 4,892। ठीक है, ये डिसाइड हुआ। अब किसानों द्वारा ये कहा गया कि भाई हमें 2,000, 1,500, 1,000, इससे ज़्यादा तो चीज़ मिली ही नहीं, और मंडी तक जाने से पहले ही, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में बिचौलियों की कितनी समस्या है, तो इनको इसका सही दाम नहीं मिला। अच्छा, तो इनकी फसल का सही दाम था क्या, इनकी फसल का सही दाम ये था कि एक क्विंटल, जो मतलब 1 एकड़ खेत है, 1 एकड़ खेत में अगर आपको सोयाबीन का प्रोडक्शन करना है तो लगभग 46,000 के आसपास कॉस्ट बैठती है। उस 46,000 की कॉस्ट में अगर आप देखें तो जैसे देखिए क्या क्या होता है, जुताई हुई, इसके अलावा क्या हुआ, बीज लगे, बीज लगने के बाद क्या हुआ, खाद डाली गई, खाद डालने के बाद क्या हुआ, खरपतवार नाशक डाले गए, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मजदूरी लगी कुछ। ठीक है, मजदूरी जुताई के समय लगी, फिर खाद बीज डालने के समय लगी, खरपतवार नाशक डालने के समय लगी। ठीक है, फिर कटाई भी लगी। ठीक है, इसके बाद आपका जब ये सब लग गई, इसके बाद फिर क्या हुआ कि टैक्स लगा भूमि पर। ठीक है, और क्या लगा, और एटसेट्रा कुछ और चीज़ें आप जोड़ लें, तो लगभग अगर आप देखेंगे जुताई का कॉस्ट 2,500 के आसपास जाता था, बीज का कॉस्ट 3,000 के आसपास जाता था, खाद का कॉस्ट 1,750 रुपये के आसपास जाता था। ये किसान संगठनों के द्वारा दिया गया डेटा है। महाराष्ट्र के खरपतवार नाशक जो है उसकी कीमत 1,300 रुपये के आसपास पड़ती थी, मजदूरी कुल जमा 12,000 पड़ती थी, कटाई हटा के फिर कटाई की 1,500 रुपये लगती थी, और 10,000 रुपये के आसपास टैक्स भरना पड़ता था। तो सब कुल मिला के 45,950 रुपये, मतलब लगभग 46,000 जो है हो जाता है। तो इनको वो दाम ही नसीब नहीं हो रहा कि उनको अपने 1 कुंटल फसल का इतना दाम मिल जाए। अब जब मैंने आपको ये बताया कि 1 एकड़ मतलब 1 एकड़ जो सोयाबीन का 1 एकड़ खेत है, उस 1 एकड़ के खेत में सोयाबीन बोने का कॉस्ट कितना आ रहा है, 1 एकड़ खेत में सोयाबीन का कॉस्ट आ रहा है कितना, 46,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए ये जो 46,000 कॉस्ट आ रहा है, तो अगर मैं इसको 1 क्विंटल में आपको बताऊं तो 1 क्विंटल में पड़ रहा है 7,500 रुपये का खर्च, ये खर्च पड़ रहा है 1 क्विंटल में। ठीक है, और मंडी में दाम क्या मिल रहा है, मंडी में दाम मिल रहा है 4,000 रुपये। तो इन्हें सीधे 3,500 रुपये का क्या होता है, लॉस होता है। अब आप समझ रहे हैं इस चीज़ को ना, आप मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और ना हम कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना वर्स्ट सिनेरियो है कि जो कंडीशन उनके साथ ये हो रही है सिर्फ वो समझ सकते हैं। उनको जुताई ये सब के, सरकार तो यहाँ बाद में आई ना, यहाँ
पैसा देना है, जो देना हो तो बाद में, लेकिन जो ये शुरू में लग रहा है, अच्छा इसके बीच में यहाँ तक तो क्या हुआ, इसके यहाँ तक अगर नेचर ने साथ दिया, ठीक है, तो ये सही रहा, 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 ये सब कुछ सही रहा। बीच में कहीं पे नेचर ने अगर अपनी क्या कर दी, स्थिति ख़राब कर दी, तो यहीं बीच में कर दी, तो ये जितना लगा ये तो डूब ही गया, ठीक है। फिर मान लीजिए यहाँ पे ख़राब कर दी, तो ये जितना लगा ये डूब गया पूरा। फिर इसके बाद अगर मार्केट में चले गए, सब कुछ अच्छा रहेगा, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, तो मार्केट पहुँच गए तो फिर सरकार हालत ख़राब कर दी। मतलब कि कुल जब आप समझिए कि प्रकृति किसान को मौके दे, ठीक है, और उन मौक़ों का फ़ायदा उठा ले कि नेचर साथ दे, तो सरकार जो है वो साथ नहीं देगी, वो कहीं ना कहीं तड़पा देगी। कब तड़पा देगी? जब चुनाव नहीं चल रहे होंगे तब तड़पा देगी। और वो परिस्थितियाँ किसान के लिए ऐसी बन जाएंगी कि फिर वो उसके लिए कारण बनता है कि फिर वो आत्मदाह करे। ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। अब एक और रीज़न है कि जैसे ड्रॉट आ गया। अब ये ड्रॉट आ गया तो ड्रॉट आने से भी क्या हुआ, ड्रॉट आने से ये हुआ कि भाई फसल कैसे बोएं, ठीक है, पानी कहाँ से लाएं, पानी की तो समस्या है। तो सबसे पहले रीज़न हमने ज्योग्राफी समझा, दूसरा हमने समझा कि जो सोयाबीन का एमएसपी है वो सही नहीं मिल रहा, फिर तीसरा हमने ये देखा कि जो ड्रॉट आ जाता है, ड्रॉट आ जाने की वजह से उत्पादन नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या था, फिर और ये हो रहा है कि किसी साल बहुत पानी गिर जा रहा है, तो बहुत पानी गिर जा रहा है तो खेत में पानी भर जा रहा है, तो खेत में पानी भर जा रहा है तो फसल तो बर्बाद हो जा रही है, देखिए फिर 2-2 फीट पानी भर जा रहा है। अब धान की फसल नहीं है, वो सोयाबीन की फसल है, तो सोयाबीन का पौधा इतना बड़ा नहीं होता, इतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा आपको दिख रहा है ये, पर धान के तो ऊँचे ऊँचे होते हैं ना। तो ऐसे में फसल सोयाबीन की पूरी डूब जाती है, तो पूरी ख़राब हो जाती है। अब ऐसे में फिर ये स्थिति पैदा होती है। और क्या स्थिति पैदा होती है? और स्थिति ये पैदा होती है कि जो किसान है वो फिर पलायन करता है, दूसरी जगह जाता है, ठीक है। और क्या स्थिति पैदा होती है? और स्थिति ये पैदा होती है कि उस एरिया में एनवायरमेंटल लॉस होता है। उस एरिया में एनवायरमेंटल लॉस कैसे होता है? खेती किसानी वे सब नहीं होंगे, फिर वो लकड़ी काटी जाएगी, बेची जाएगी, और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि उस एरिया पे बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, एनवायरमेंटल लॉस होगा। फिर किसान दूसरे के खेत में या दूसरे गांव में या कहीं दूसरे शहर में या किसी और राज्य के किसी और गांव के किसी और किसान के या किसी और ज़मींदार के बड़े इंसान के खेत में जाके काम करेगा, मजदूरी करेगा, उसका खुद का खेत होते हुए भी। अब फिर जो किसान दूसरी जगह चला जाएगा तो गांव में महिला है जो, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी कि वो पूरा घर संभाले, क्योंकि जो उसका पति है वो बाहर चला गया क्या करने, या तो वो मजदूरी करने चला गया या वो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने चला गया। अब होता क्या है कि जब किसान बैंक से लोन लेता है, जो कि उसको आसानी से मिलता नहीं, बैंक से लोन लिया तो क्या हो गया, कर्ज हो गया। फसल अगर चौपट हो गई तो कर्ज हो गया। अब कर्ज हो गया तो क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। अब स्ट्रेस हो गया तो क्या हुआ, क्या करेगा, दारू सेवन करेगा, मदिरा सेवन करेगा, नशा पान करेगा, ताकि वो अपनी उस चीज़ को भुला सके, भुला क्या सके, इग्नोर कर सके। अब इसके बाद क्या होगा, घर आएगा, बीवी उस चीज़ के बारे में बोलेगी भाई कि पीने से क्या होगा, तो फिर वो मारपीट करेगा, मारपीट करेगा। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस का रूप ले लिया। फिर चीज़ें जो पहले इकोनॉमिकल थी ख़राब, अब वो सोशली ख़राब होने लग जाएगी। मतलब कि पहले इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बस थी, सोशल प्रॉब्लम भी हो जाएगी। फिर मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाएगा, बच्चों पर असर पड़ेगा। फिर धीरे धीरे एक दिन किसान स्वयं ये सोचेगा कि मैं बैंक का कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ, ठीक है, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, अपनी बीवी को मार पीट रहा हूँ। ये सब सोचते सोचते फिर किसी और दिन ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हुई, इंतज़ार करता रहा, बारिश नहीं हुई, और फिर फसल भी बर्बाद हो गई, सब कुछ हो गया। तो आखिरी में उसको यही सही लगा और उसने वही कदम चुना। अब ऐसे में सरकार जो है वो कहाँ पे आती है? देखिए क्या होता है कि अगर आप एमएसपी का सही दाम नहीं देंगे, सिंपल सी बात है कि आपको जो हम कुछ भी, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट लेते हैं, टीवी लेते हैं या फिर हमने मोबाइल लिया, ये सब
ऐसे हैं ना कि अगर ये 5,000 में बिक रहे हैं तो ये बने 8,000 में नहीं है भाई, ये बने 1,000 2,000 में ही होंगे, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि 20 रुपए किलो आपको गेहूँ मिल जाएगा, 50 रुपए किलो आपको आटा मिल जाएगा और 100 रुपए किलो आपको बिस्किट मिलेगी। मतलब ये जिससे सब कुछ निकल के आ रहा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जहाँ से सब कुछ निकल के आ रहा है उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। 2014 में जब क्या कहते हैं कि भाजपा की ये जो अभी वर्तमान में फडणवीस की सरकार है महाराष्ट्र में, जो ये नहीं थी, तो जब 2014 में देवेंद्र फडणवीस कैंपेनिंग कर रहे थे कि हमें हमें वोट दीजिए ये ब्ला ब्ला, तो मराठवाड़ा क्षेत्र में जब वो गए थे तो उन्होंने किसानों से कहा कि भाई अगर आप हमें मतलब हम जब सरकार में आएंगे तो हम 6,000 रुपये MSP का दाम दिलवाएंगे, ठीक है। आज उनकी ही सरकार है और आज 6,000 रुपये तो छोड़िए, 5,000 रुपये भी दाम नहीं है, ठीक है। और उस 5,000 रुपये के दाम ना होने की वजह से जो किसान को 7,000 8,000 रुपये की कॉस्ट आ रही है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा उनको उसको भोगना पड़ रहा है। तो MS स्वामीनाथन जी को हमने ढेर सारे वोट तो दे दिए, पर MS स्वामीनाथन को हमने जो उन्होंने सिफारिश दी हमको उसको लागू नहीं किए, ठीक है। गांधी जी की फ़ोटो तो नोट पे लगा दिए, पर गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं वो कभी नहीं समझे। तो इस हिसाब से ये जो फार्मर की समस्या है ये ऐसी बनी हुई है कि उनके सामने फिर गरीबी और बेरोज़गारी ये सब समस्याएं पैदा होती हैं और इससे देश की, समाज की, राष्ट्र की सब तरीके से हालत ख़राब होती है। और बैंक्स का NPA होता है, ठीक। अब बैंक्स का NPA होना एक बहुत बड़ी समस्या तो है ही, पर हो क्या रहा है कि जो बैंक है वो भी कमज़ोर नहीं है। विजय माल्या जैसे इंसान जो कि कहाँ बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, पॉडकास्ट में 4-4 घंटे का इंटरव्यू दे रहे हैं और अपनी इमेज क्लीन कर रहे हैं कि मैंने पैसा लेके नहीं भागा। भाई नहीं भागा तो इंडिया आ जा, ठीक है। मैं पैसा लेके नहीं भागा, ये वो फलाना ढिकाना चीज़ें बोल रहा है, अपने आप को ऐसा संत बता रहा है, लेकिन मतलब होना तो ये चाहिए था कायदे से कि उसको निपट जाना चाहिए था, पर वो तो निपटा नहीं। उसके पास इतने पैसे तो थे ना कि वो यहाँ से छोड़ के वहाँ लंदन, मतलब जो इंसान इंडिया में रह नहीं पा रहा है वो इंसान लंदन में रह ले रहा है। क्यों रह ले रहा है? पैसे होंगे तभी रह ले रहा है ना। पर किसान तो कहीं भाग नहीं सकता। उसकी हालत तो, एक किसान की तो इतनी हालत ख़राब है कि उसका एक घर का कमरा है, एक कमरे का घर है उसका, और उस एक कमरे में जो मेल फार्मर है उसने खुदकुशी कर ली। अब उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, अब वो कहीं जा नहीं सकते, उनको उसी घर में रहना होगा, समझिए, उसी घर में रहना होगा और जिस जगह पे वो लाश लटकी हुई थी उस जगह के नीचे उनको सोना होगा, ठीक है। और सोते रहेंगे और उस सोते जागते हर समय उस स्थान को देखते रहना होगा और कितना ट्रॉमेटिक होता होगा। मतलब आप समझिए कि अगर आपको कोई कमरा रेंट से लेना है और आपको पता चल जाए कि यार यहाँ किसी ने ऐसा ऐसा किया था, आप कभी नहीं रह पाएंगे वहाँ। इवन दो आपके घर में ऐसा हो जाए तो आप नहीं रह पाएंगे उस कमरे में, अकेले तो बिल्कुल नहीं। तो बैंक्स जो हैं, जैसे आपने वो जवान मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, तो उसमें देखते हैं वो कैसे आता है, उसको मारता है, फिर फार्मर जो है अपनी जान दे देता है। तो ऐसा जोर उनका विजय माल्या पर, ऐसा जोर उनका उस पर नहीं चलता ना। आपने देखा होगा अभी स्पेशल ऑप्स 2 आई है, तो उसमें वो जो जिग्नेश ढोलकिया होता है वो बैंक डिफ़ॉल्टर होता है, वो भाग जाता है, तो बाहर वो डोमिनिका आइलैंड पहुंच जाता है और इंडिया के साथ एक्स्ट्राडिशन साइन नहीं होता, फिर उसको वापस लाता है हिम्मत सिंह कैसे कैसे करके। तो ऐसे लोग फरार हो जा रहे हैं, वहाँ जाके अय्याशी के साथ जी रहे हैं। मतलब 1,000 2,000 40,000 करोड़ 20,000 करोड़ उनके लिए ऐसा है कि मतलब भाई 50,000 करोड़ रुपए अगर किसी एक आदमी ने स्कैम कर दिए ना, और 50,000 करोड़, और उसको कुछ भी सज़ा नहीं दी जा रही है। क्यों? क्योंकि उसने किसी पार्टी में फंड दे दिया होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड जमा कर दिया होगा, तो सब कुछ ठीक हो गया। तो अगर उतना ही पैसा कहाँ लगा दिया जाए, किसी खेत में लगा दिया जाए, किसी एरिया, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया, जैसे विदर्भ हो गया, मराठवाड़ा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, ठीक है, मालवा हो गया, निमाड़ हो गया, ऐसी जो जगह हैं, ऐसी जगहों पे अगर उस पैसों को खर्च कर दिया जाएगा तो उस जगह की सूरत बदल जाएगी। मतलब आप सोचिए, NCRB जो है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो निकालता है, वो उसने पहली बार माना
2014 में पहली बार माना कि किसान जो सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, वो एक अलग संकट है। ठीक, किसान सुसाइड जो है ये अलग संकट है, ये माना 2014 में पहली बार। और 1995 से लेकर के 2014 के बीच में 3,10,000 किसान जो है वो अपनी जान ले चुके थे। मतलब आप समझिए कि मुझे सिम्टम्स हो रहे हैं और फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि मलेरिया है। ठीक है, अब मैं किसी और को दिखाया था, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया था, उस डॉक्टर ने मेरे सिम्टम देखे, सब कुछ देखे, पर उसने ये बोला नहीं मलेरिया है। अब भाई मलेरिया के बारे में 1950 से पता चल गया था और पहले से पता चल गया था। ये मैं 2024 की घटना बता रहा हूँ, मतलब सत्य नहीं है, पर ऐसा बता रहा हूँ कि समझिए इसको। तो एक डॉक्टर मेरे को सारे सिम्टम्स होने के बाद भी कह रहा है कि मलेरिया नहीं है, तो क्या मैं निश्चिंत घूमूँ? मुझे समस्या तो हो रही है, मुझे भी नहीं पता कि मलेरिया है, तो मैं किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाने गया कि भाई ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या बीमारी? उसने बताया मुझे मलेरिया है। अब समझिए आप कि मैं ये डॉक्टर मान ही नहीं रहा था कि मलेरिया है। ठीक है, डॉक्टर तभी बना ना, उसको पता तो होगा ना मलेरिया के बारे में। तो ये एनसीआरबी अभी तक क्या सोच रहा था? 2014 तक एनसीआरबी अब डेटा देना शुरू किया है एनसीआरबी ने, जिसमें उसने बताया कि महाराष्ट्र में इतने लोगों ने, मतलब महाराष्ट्र जो है वो टॉप में है एनसीआरबी के जो सुसाइड वाले डेटा है, उसमें महाराष्ट्र टॉप में है, जो अभी 2023 की रिपोर्ट थी एनसीआरबी की। तो 2014 तक तो माना ही नहीं जाता था इसको एक अलग प्रॉब्लम, अब माना जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि रीज़न क्या है, हमने देखा कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और इम्पैक्ट बहुत सारे पड़ते हैं। ऐसा पड़ता है कि सुसाइड हो गया, ऐसा पड़ता है गरीबी हो गई, बेरोज़गारी हो गई, जो महिलाएं हैं वो दूसरों घर में काम करने जा रही हैं, महिलाएं डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना है, खेती बाड़ी भी करना है, बाहर काम करने भी जाना है। इसके अलावा उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उनकी बच्चियों की कहीं शादी नहीं हो पा रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये ढेर सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो नशे में उलझते हैं। इसके अलावा फिर वो क्या बोलते हैं, आपको डेब्ट ट्रैप चलता है। फिर मुझे तो लगता है कि इन एरिए पे वो भी चलता होगा, जो ऐसे दादा के ज़माने में कर्ज लिया गया था तो बेटा तक, पोता जो है मजदूरी कर करके उसको चुका रहा हो, ये सब बंधुआ मजदूरी, ये सब भी चलता होगा। इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब ऐसे इस तरीके के हालातों में। तो ये तमाम चीज़ें जो हम देख रहे हैं एक निबंध नहीं है, ये हम जो अभी सब कुछ देख रहे हैं ये मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप सिर्फ इतना कर दो, हमें स्वामीनाथन की सिफारिश लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप जो किसानों की ऋण माफ़ी करते हो, उसकी जगह आप किसानों को अगर ये दे दो ना कि लो हम तुम्हारा ऋण माफ़ करने की जगह हम ये कर रहे हैं कि हम तुमको मैं स्वामीनाथन की सिफारिश लागू कर दे रहे हैं, और उनको बीज उर्वरक सब कुछ दे रहे हो, वो उनकी अच्छी क्वालिटी पे सब्सिडी पे आप उनको दिलवा दो, बस हो गया। किसानों की स्थिति इतनी बेहतर हो जाएगी कि कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। और किसान किसान इसलिए मजबूर है, जो मतलब एक ट्रेडिशनल फार्मिंग करने में, कि उसके पास ये है कि भाई मैं सोयाबीन ही बोना चाहता हूँ, वो उस जगह पे ज्वार बाजरा बो सकता है। वो इसलिए मजबूर है कि वो अभी उसको इतना रिस्क लेना वो नहीं सिखाया गया, उसको जो आता है वही करेगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एग्रीकल्चर को इतना बड़ा मुद्दा बनाए, कि किसान को मुद्दा बनाए, पर किसानी को भी मुद्दा बनाए, कृषि को भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाए, और उसको मुद्दा बना करके उस पर इतने सारे काम करने की ज़रूरत है कि जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, मतलब एग्रीकल्चर क्यों स्टेट का सब्जेक्ट है, इसीलिए तो है क्योंकि हर स्टेट में अब गेहूँ नहीं बोते ना, हर स्टेट में चावल नहीं बोते, हर स्टेट में कपास नहीं बोते, सब जगह अलग अलग है। सब जगह अलग अलग है, तो सरकार, केंद्र सरकार के साथ फंड पे कोऑर्डिनेट करके हर स्टेट अपने लिए अलग अलग पॉलिसी बनाए, अपने अपने स्टेट की फसल के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से और वाटर रिसोर्सेज के हिसाब से पॉलिसी बनाए, और फिर उसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, जिसमें कृषि विशेषज्ञ शामिल हों, यूनिवर्सिटियाँ शामिल हों, ICAR शामिल हों। हमारे पास CSIR है, ICAR है, जो इतने अच्छे अच्छे सीड्स बना सकती है, इतने अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र बना सकती है, पेस्टिसाइड्स बना सकती है, कि जो मतलब मिट्टी को भी नुकसान नहीं पहुँचाए, वाटर रिसोर्सेज को भी नुकसान नहीं पहुँचाए। तो इस तरीके से ये सब मिला जुला काम करते हुए और हमें स्वामीनाथन की सिफारिश लागू करते हुए हम इस किसानों की समस्या से निजात पा सकते हैं। और दिक्कतें हैं ना कि अगर ये हो गया तो फिर सरकार लोन माफ़ कैसे करेगी और उसको वोट बैंक कैसे मिलेगा? तो किसानों को भी समझना होगा कि हमें किसी सरकार को इसलिए वोट नहीं देना कि उसने हमारा कर्जा माफ़ कर दिया।
लेकिन अब दिक्कत ये है कि मरता क्या ना करता। तो ये था कुल वीडियो, और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।